आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़े और स्पेशल थैंक्स टू यूपीएससी टाइम कि उन्होंने मेरे को ये मौका मिल दिया कि मैं यहाँ पर आके सभी एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ सकूँ और अपने विचार साझे कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ जितने भी यूपीएससी के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनका। इसके साथ ही मेरे बहुत सारे साथी, मित्रगण, परिवार के लोग, गाँव के लोग और जहाँ पे मैं करंटली पोस्टेड हूँ, वहाँ के लोग, मेरे कलीग्स जुड़े हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सारा स्वागत है। आप लोगों के प्यार, स्नेह, आशीष और मोटिवेशन के कारण ही मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम ये जो था वो क्वालीफाई कर पाया। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हरियाणा के फ़तेहाबाद ज़िले के पिली मंदोरी गाँव का रहने वाला हूँ। पिली मंदोरी जो फ़ेमस रहा है पंडित जसराज शास्त्री गायत उनके नाम से भी। तो मेरे हम अपनी जो इनिशियल जो स्कूलिंग हाँ, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर हुआ है और करंटली मुझे बीएसएफ एलोकेट हुआ है, जहाँ पर मैं सर्व करूँगा। तो अगर मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात करूँ, तो मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग थी, वो गाँव के सरकारी विद्यालय से हुई। उसके बाद 6th क्लास में मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय फ़तेहाबाद में हो गया और उसके बाद वहाँ से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में चला गया, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीएससी लाइफ साइंस में एंड देन आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में ही मैंने नेट भी क्वालीफाई किया और इसके साथ-साथ ही गेट ऑल इंडिया रैंक 63 मैंने हासिल की साइकोलॉजी में। इसके बाद मैंने अपनी सेकंड मास्टर्स हिंदी साहित्य में की और करंटली मैं अपनी थर्ड मास्टर्स फिलॉसफी में कर रहा हूँ। ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। इसके अलावा अगर मैं अपना जो सर्विस का बैकग्राउंड कहूँ तो 4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नाउ कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड तो मेरे जो पेरेंट्स हैं मम्मी-पापा, मम्मी आशा वर्कर हैं और पिताजी गाँव में ही दुकान करते हैं और मेरी एक छोटी बहन है, जो जिसकी रिसेंटली एलएलबी कंप्लीट हुई है। उसने क्यूबेक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है एंड देन इंग्लिश में पास किया है। वॉइस कर रही है, चेक करना। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग इसके साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ मेरे को स्पोर्ट्स का काफ़ी क्रेज़ था। तो स्कूल टाइम से ही मैंने फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और मैं नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर रहा और कुछ क्लब्स के लिए भी खेला मैं, जैसे दिल्ली डायनामोस, दिल्ली सिटी एफसी दिल्ली बी डिवीज़न, दिल्ली सीनियर डिवीज़न, ए डिवीज़न और हरियाणा सीनियर स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट। ये सारी चीज़ें रही। स्टेट लेवल का मैराथन रनर भी मैं रहा। तो स्टार्टिंग से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो इन्हीं चीज़ों की तरफ था कि जहाँ पे स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों का एक कल्मिनेशन हो, दोनों चीज़ें मिला के जिस जॉब में हो ऐसी जॉब। और अगर मैं जर्नी के बारे में जब बताऊँ कि मैंने कहाँ से ये आया, तो मैंने अपने जीवन में 3 सपने देखे। पहला सपना था जब मैं बिल्कुल छोटा था, तो खेत खलियान में मैं देखता था कि गडरिये भेड़ चरा रहे हैं। तो मैं सोचा करता था कि मैं गडरिया बनूँगा और ऐसे खूब घूमूँगा। बिल्कुल छोटा जब 2-3 3-4 साल का था तब। उसके बाद मैं जब स्कूल में गया तो जाते ही टीचर ने पूछा पहले ही दिन कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो मेरा जो इंस्टिंक्टली पहला जवाब था कि फौजी। और उस दिन से टीचर ने फौजी बुलाना स्टार्ट कर दिया और आप कभी मेरे गाँव आओगे, तो आप पाओगे कि गाँव में सुनील नाम से कोई नहीं जानता, बट अगर आप कहोगे कि सुनील फौजी, तो आपको हर कोई बता देगा कि ये कौन है। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि मेरे को फ़ौज में जाना है, फ़ोर्सेज़ में जाना है और इस तरीके से चलता रहा। देन जब मैं 7th-8th में था, उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स का क्रेज़ चढ़ा और यूँ हुआ कि मेरे को फुटबॉलर बनना है। तो तीसरा सपना जो मैंने देखा, वो ये था कि मुझे फुटबॉलर बनना है।
तो खूब मेहनत की, मैं नेशनल्स तक खेला। 12th की मैंने मेडिकल साइड से 91.2 परसेंटेज रहे, अच्छा स्कोर था, टॉपर्स में से था। बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाई के फील्ड में आगे नहीं जाना चाहता, मुझे स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे जाना है और मैं खेलने के लिए दिल्ली चला गया, जहाँ पर मैंने कई सारे क्लब्स के लिए खेला और खूब मेहनत किया। दिल्ली जाके मुझे पता लगा कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट वो डिटर्मिनेशन था, वो जिद थी कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। घर वालों ने मना किया तो मैंने कहा कि सिर्फ आप 3 साल दो मुझे, अगर स्पोर्ट्स में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। तो 3 साल में मैं अच्छा भला खेलने लगा, प्रोफेशनली थोड़ा-सा मैंने स्टार्ट किया बट टाइम खत्म हो गया था। एंड देन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था घर वालों से, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं एज़ ए क्लर्क सर्व करने लगा हरियाणा गवर्नमेंट में। तो जब मैं फुटबॉलर नहीं बन पाया, देन मैंने स्विच बैक किया अपने सेकंड ड्रीम पे, जो था फौज में जाने का। और फिर मैंने सीडीएस, एफकेट और इनके थ्रू फोर्सेस के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया और साथ के साथ सीएपीएफ, क्योंकि सभी में फौज की नौकरी थी। तो वहां से मेरा यूपीएससी का जो जर्नी है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरा जो प्लान वन था, जो था स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, वो फेल हो गया। देन मैंने अपना जो प्लान बी था, जो फोर्सेस में जाने का था, उसके ऊपर स्विच किया और 2019 में मैंने ये शुरू किया और 2023 वाले अटेम्प्ट में, यानी 24 में रिजल्ट आया, तो तब जाके एट लास्ट आई गोट अ जॉब। आई वोंट से जॉब, समथिंग जो मेरा पैशन था वो मुझे मिला। देन काफी लोग पूछते हैं कि क्रेडिट किसको दूं मैं इसका। तो क्रेडिट सबसे पहले मैं देना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को। इसलिए नहीं कि उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया या अच्छे ये दिए वो दिए, जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने मुझे दी वो थी मुझे डिसीजन लेने की आजादी। मैंने कहा मेरे को स्पोर्ट्स करना है, बोले जाओ करो। थोड़ी कंडीशंस डाली बट उन्होंने मेरे को डिसीजंस लेने दिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिग्निफिकेंट चीज होती है जब आप एक 16 साल के लड़के को उसको अपने डिसीजंस लेने दे। तो अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को डिसीजंस लेने दें। और आप सभी से भी यही कहूंगा कि आप अपने लिए डिसीजंस लीजिए, गलत होंगे सही होंगे बात की बात है, बट डिसीजन लेना जरूरी है। क्योंकि इनडिसिजिवनेस के कारण ज्यादा सपने मर जाते हैं, जितने अपॉर्चुनिटीज या फिर हार्डवर्क की कमी या फिर रिसोर्सेज की कमी से मरते हैं, उससे ज्यादा सपने इनडिसिजिवनेस के कारण मर जाते हैं। इसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा अपने दोस्तों को, स्पेशली अपनी सिस्टर को जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बहुत से लोग सीनियर्स जूनियर्स मेरे मेंटोर्स बन के आए, गांव के लोग मेरे बहुत ही प्रिय हैं जो मुझे। एंड देन लास्ट में मेरा जो करंट वर्किंग स्टेशन है गन्नौर, वहाँ के लोग। तो सबके साथ जो बात मेरे को सबसे पसंद आती है, जिन्होंने मेरा साथ दिया, कि उन्होंने मेरे सपनों को, मेरी सफलता को अपनी सफलता और अपने सपने माना। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे से ज्यादा खुश मेरे गांव के लोग, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त मित्र वो थे। तो ये सच में बहुत प्यारी चीज थी। लाइक इससे ज्यादा बढ़िया और हमें क्या चाहिए कि जब हमारे लिए हमारे से ज्यादा दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। देन आई रियलाइज कि हाँ, जीवन तो यहीं पे सक्सेसफुल हो गया कि भाई हमसे ज्यादा हमारे लिए दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही लाइक ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, थैंकफुल फील करता हूँ कि भगवान ने मुझे इतने सुंदर लोगों से मिलवाया और ऐसे लोग मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। हाँ, आप में से काफी लोगों का वो क्वेरी आ रहा है बीच में कि मोटिवेशन कैसे रहा। तो एक बार जो एफएक्यूज पहले से आए हुए हैं सभी के, मैं उनको पॉइंट वाइज क्लियर करता चलूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा जो मोटिवेशन था वो कहाँ से रहा, कैसे मैं डाउनफॉल से निकल के आया। तो एक एफएक्यू इसके रिगार्डिंग आया था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही, और इसमें मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो थी इसमें मैंने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स की। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कैसे की? जो पहली गलती की, मैं रेगुलर नहीं था। इसी कारण मेरे को 4 साल लग गए एक एग्जाम को क्रैक करने में। मैं पढ़ता, कुछ दिन पढ़ता, फिर हफ्ते का गैप ले लेता,
फिर कुछ दिन पढ़ता, फिर गैप ले लेता, और वो लगभग 2022-23 में जाके वो चीज़ मुझे समझ आई कि गलती यहाँ कर रहा हूँ मैं। और जब मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया, देन जाके क्या था कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मुझे मिला। दूसरी जो गलती मैंने इस दौरान की, स्ट्रेटजी के साथ-साथ ही मैं गलतियाँ डिस्कस करता चलूँगा, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हम सब बना लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है कि स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती, उसमें दिक्कत आ जाती है। हाँ, तो मिस्टेक्स बताने से पहले एक और बताऊँगा। 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है जो मैंने अपनी लाइफ़ में ट्राई की। पहली स्ट्रेटजी होती है जब आपके पास समय बहुत हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म, जब हमारे पास समय का थोड़ा-सा अभाव हो। तो पहली स्ट्रेटजी में क्या है कि हमने फिक्स कर दिया कि रोज़ के 2 घंटे पढ़ूँगा या 3 घंटे पढ़ूँगा, हमें 10-12 घंटे नहीं पढ़ना है। वो सस्टेनेबल नहीं है लंबे टाइम के लिए। तो आप पेजेज़ फिक्स कर लीजिए, 20 पेज, 30 पेज। जैसे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल था, जब मैं 11th क्लास में था, तब मैंने 11th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री किया खुद, बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी और गाइडेंस के, सिंपल किताब पढ़ के, एनसीईआरटी एंड प्रदीप की बुक से। सिंपल रूल बना लिया कि रोज़ के 30 पेज पढ़ूँगा, और 2 महीने में मेरा 11th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो गया। बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही। देन सेकंड स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट टर्म। 12th में था मैं, तो उस टाइम क्या हुआ कि नेशनल्स में गया हुआ, और जस्ट 2 महीने पहले एग्ज़ाम से मैं वापस आया और रिज़ल्ट बड़ा खराब था। तब मैंने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी लगाई कि रोज़ के 12-12 घंटे पढ़ो। तो स्ट्रेटजी इस तरीके से आप डिज़ाइन कीजिए कि आपके पास टाइम कितना है, एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो धीरे-धीरे पढ़िए, लंबे टाइम तक पढ़िए, एकदम से लोड मत लीजिए, क्योंकि आप एकदम से आज एग्ज़ॉस्ट कर दोगे तो कल नहीं पढ़ पाएँगे। और अगर आप, जो परफेक्ट मेरे को लगता है वो है कि एक ब्लेंड होना चाहिए दोनों का, मिक्स अप होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लंबे वाली स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, और जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने बचे हैं, देन आप पूरा खुद को एग्ज़ॉस्ट कर दीजिए, पूरा झोंक दीजिए उसके अंदर। इसके साथ जो मिस्टेक्स रही, वो सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो थी डिस्ट्रैक्शंस। बट मैं इनको ब्यूटीफुल डिस्ट्रैक्शंस बोलता हूँ। डिस्ट्रैक्शंस में मेरे क्या-क्या था, जैसे मेरे को ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग का शौक लग गया, तो हर शनिवार, रविवार को या फिर बीच में जब भी मन किया, तो मैं इधर-उधर घूमने चला जाता। तो काफ़ी टाइम मैंने उस चक्कर में वेस्ट किया। देन सोशल वर्क मैंने स्टार्ट किया गाँव के लोगों के साथ, तो वहाँ पे बड़ा एंगेजिंग होता था वो, अच्छा लगता था, काफ़ी रिटर्न मिलता था। बट उस चीज़ में पढ़ाई का टाइम था, वो कहीं न कहीं ज़ाया हो रहा था। देन मैंने साइकोलॉजी को काफ़ी सीरियसली लिया उस टाइम, तो मैं साइकोलॉजी के रिगार्डिंग काफ़ी पढ़ता रहता था। तो उसमें ये जो मेरा यूपीएससी का और सीडीएस का और इन चीज़ों का टाइम था, वो मैं वहाँ यूटिलाइज़ कर रहा था। लिटरेचर का मेरे को शौक लगा, काफ़ी बुक्स पढ़ता था, बट वो इसमें इतनी हेल्पफुल नहीं हो रही थी, और जॉब में थोड़ा टाइम जा ही रहा था। तो ये एक तरीके के डिस्ट्रैक्शंस तो थे, जहाँ से टाइम किल हो रहा था, बट इनका रिटर्न मुझे मिला। तो इसके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो थोड़े इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस लेके आइए, जो आपको लेटर लाइफ में कहीं न कहीं मीनिंगफुली ऐड ऑन ही करेंगे। तो आज अगर मैं देखता हूँ कि अपने मेजर डिस्ट्रैक्शंस की, उस टाइम मुझे डिस्ट्रैक्शन लगते थे, मेरे परिवार वाले बोलते थे कि क्या है ये फालतू की चीज़ें हैं। मम्मी सुबह 4 बजे नॉवल पढ़ते हुए मेरे को पकड़ लेती थी, तो खूब डाँट पड़ती थी कि क्या फालतू की किताबें पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ाई कर अपनी। बट आज जब देखता हूँ तो ये काफ़ी ऐड ऑन किया इन सभी डिस्ट्रैक्शंस ने लाइफ में, और मेरे एग्ज़ाम्स में भी, और बाकी सब चीज़ों में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी। देन कमिंग टू सोर्सेज़, तो सोर्सेज़ का ऐसा है, ये पहले मैं एफएक्यू सोल्व कर लेता हूँ। कुछ क्यूरीज़ आई हैं, एफएक्यूज़ आए हैं, डेली का स्टडी प्लान, सेम प्रॉब्लम, सेम टू सेम डिस्ट्रैक्शन, सीसेट स्ट्रेटजी एंड कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। तो लास्ट में मैं इन डाउट्स को भी लूँगा एक साथ। अब अगर मैं बताऊँ कि सोर्सेज़ क्या रहे? सोर्सेज़ का आज के टाइम में क्या है कि यूपीएससी के रिगार्डिंग इतने ज़्यादा सोर्सेज़ है, पूरा समुंदर है। आप अगर 20 साल बैठे रहोगे तो भी सारे सोर्सेज़ कवर नहीं कर पाओगे। तो सिंपल ये है कि आपको अपने सूटेबल सोर्सेज़ वो करने हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, सिंपल, जैसे इकोनॉमिक्स का है,
रमेश सिंह की बुक होती है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मृणाल सर की वीडियोस या बुक्स पीडीएफ वो मिलती है, तो मैंने ये सब ट्राई किया, एनसीईआरटी भी पढ़ी। बट लास्ट में जाके मेरे को एक नोट्स मिले ओनली आईएएस के, बड़े क्रिस्पी से छोटे नोट्स थे। तो मैंने क्या किया कि उन नोट्स को पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, छह सात बार तक उनको हाईलाइट कर करके, अपने रिमार्क्स ऐड कर करके, कमेंट्स ऐड कर करके, अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करके उनको मैंने अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 22-23 जो लास्ट प्रिपरेशन के ईयर से तब जाके मुझे समझ आया कि मैं जो टाइम किल कर रहा था वो यहाँ से बच सकता था, और मैंने इस तरीके से टाइम सेव किया, और वो वाले जो नोट्स थे उनको पर्सनलाइज करके बार बार रिवाइज करना वो मेरे लिए काफी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रहा। सेम साइकोलॉजी के लिए भी किया मैंने। मेरा मेंस का सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, उसको भी मैंने एक टॉपर्स के नोट्स मिल गए और उस उनको फिर पर्सनलाइज कर लिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी मेरे को ऐड ऑन करना था, वैल्यू एडिशन करना था, उनमें वो किया, और उसी उन्हीं नोट्स के बूते मेरा गेट में AIR 63 आया, नेट भी क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो सिंपल वो था कि वो चीजें मुझे सूट कर गई, और वो उनको मैंने पर्सनलाइज्ड वे में यूज किया अपना एड ऑन करके। तो देन थोड़ा डाउट रहता है एस्पिरेंट्स का पीवाईक्यूज को लेके। पीवाईक्यूज मस्ट हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देखिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। पीवाईक्यूज और सिलेबस दोनों देखिए। जनरली दिक्कत ये भी आती है, एक काफी एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, होता क्या है कि हम बड़े जोश से लबरेज होते हैं कि अब तो कर ही देना है, हम सीधा किताब उठाते हैं, एनसीईआरटी की इतना गट्ठा लगा लिया और एक एक करके पढ़ने लग गए, या फिर दूसरी बुक्स उठा लाए, रिसोर्स बुक। और हमें शुरू वहां से नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है पीवाईक्यू से एंड सिलेबस से। सिलेबस पीवाईक्यू दोनों को देखना है, और फिर हमें खुद को देखना है कि हमारा लेवल क्या है। जनरली हम दिक्कत क्या करते हैं कि हमारे अंदर जब वो मोटिवेशन का पीक होता है स्टार्टिंग वाला, तब हम ये एनालाइज नहीं करते कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और हम सीधे नदी में कूद पड़ते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, कर ही दूंगा, मेहनत से कर दूंगा। मेहनत से नो डाउट सब कुछ किया जा सकता है, बट उसके लिए जरूरी है कि हमारा अभी का लेवल क्या है। अगर हम अभी काफी लैग कर रहे हैं, हमारे बेसिक्स बहुत वीक है, और हम अंधाधुंध ये सोच के लग गए कि मैं मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकता हूं, तो वो बहुत लंबा टाइम लेने वाला है। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस के बेस पे खुद को एनालाइज करके खुद की फिर स्ट्रेटजी आप प्लान कीजिए। देन कोचिंग के रिगार्डिंग भी डाउट्स रहते हैं। कोचिंग का भी वही है, हमें सबसे पहले चेक करना है हमारी बेसिक नॉलेज कितनी है। बेसिक नॉलेज मीन्स 6 to 12 तक आपने कितना सीरियसली स्टडी किया है, उस टाइम की नॉलेज आपकी कैसी है। अगर वो अच्छी है, देन आपको किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। पर्सनली मैंने कभी किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ लास्ट में जाके इंटरव्यू के टाइम मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो उस चीज को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है। बट अगर बेसिक्स अच्छा नहीं है तो क्या करें, देन आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। बेशक आप वीडियो से लीजिए, कोचिंग से लीजिए, या फिर किसी से पर्सनली जाके समझिए, उसमें आपको जरूरत रहेगी। एनसीईआरटी को लेके काफी लोगों के डाउट रहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, नए वाली पढ़ें, पुराने वाली पढ़ें। तो देखो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़े या पुरानी। सिंपल वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक किताब होती है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, देन जीरो से स्टार्ट करना होता है, और जीरो मतलब एनसीईआरटी से। तो इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आपका बेसिक्स अच्छा है, देन आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिसोर्स बुक पे स्किप कीजिए, या फिर अगर समय कम है तो डायरेक्ट नोट्स पर भी आप जंप कर सकते हैं। पढ़ना कैसे है, ये जरूर ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट लेके, एकदम रस लेके पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं। समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, खुद से इतने सवाल पूछो पढ़ते टाइम ही कि आपका एक एक चीज क्लियर होते जाए। सवाल पूछना उस टाइम बड़ा जरूरी है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं, हम क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल स्किप कर देते हैं।
तो इसी कारण क्या होता है कि हमारे वो चीज़ें हम हमारा जो ब्रेन है वो रिटेन नहीं कर पाता, तो फिर हमें दिक्कत आती है उनको याद करने में। और इसके बाद रिवाइज़ तो वो तो है ही मस्ट, रिवाइज़ किए बिना कुछ नहीं हो सकता। रिवीजन आपको हर चीज़ का मिनिमम 5 से 6 बार तो करना ही करना है। एक और चीज़ आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए जो मेरी फ़ेवरेट है, कि आप कहानी सुनाओ। आपने आज पढ़ा है, बातों-बातों में या कल किसी डिस्कशन में किसी को वो बातें सुना दो। उस चीज़ पे डिस्कस ऑटोमैटिकली हो जाए। किसी को भी सुना दो। तो उससे क्या होगा कि आपको वो अपने आप याद हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है उसको रिटेन कर लेगा। हाँ, बीच में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। शिबू जी हैं, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? शिबू जी मैं जवाब दूँगा। आपने पूछा स्कूल टॉपर, मैं सेकंड स्कूल टॉपर था अपने स्कूल का 12th क्लास में। और बाकी की स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगा, जो कमेंट सेक्शन है मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। देन पेपर 2 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो रहते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर है उसकी प्रिपरेशन में, तो वो एक लॉन्ग टाइम जर्नी है, लंबे टाइम्स तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 या 2 महीने में सब्जेक्टिव पेपर तैयार हो जाए, तो वो नहीं होगा। और उसके लिए भी ये है कि रीडिंग हैबिट हमारी होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट मीन्स सिर्फ सिलेबस का नहीं, उसके अलावा हम कितना पढ़ते हैं, ठीक है? डिस्कशन हैबिट हमारी कैसी है? क्या हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं? उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जैसे मेरी आदत थी, अब भी है, कि सामने वाला जो चीज़ बोल रहा है, उसका अपोज़िट साइड लेके उससे डिस्कस करने लगो। तो इससे क्या होगा कि दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे और जब आपको आंसर राइटिंग करनी होगी या कभी उस टॉपिक पे अपने थॉट्स प्रेज़ेंट करने होंगे, देन आपके पास उसके प्रोस, कॉन्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सब चीज़ें होंगी क्योंकि एक चीज़ आपने बोली, एक चीज़ सामने वाले ने बोली। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। देन राइटिंग का जो है वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। आप सिंपल पैराग्राफ लिखने शुरू कीजिए किसी भी चीज़ पे। ज़रूरी नहीं है आप पीवाईक्यूज़ उठा के उन्हीं को सॉल्व करें, सिंपल चीज़ें लिखिए। जैसे कुछ छोटा-सा आर्टिकल्स लिख दिया, न्यूज़ न्यूज़ लिख दिया, जैसे मैं हमारी सोसाइटी थी एक उसके लिए न्यूज़ लिखा करता था। या फिर ऑफ़िस में जो लेटर्स ड्राफ्ट करते थे, रूल्स की ड्राफ्टिंग होती थी, तो वहाँ से जो प्रेज़ेंटेशन स्किल्स थी काफ़ी इम्प्रूव हुई मेरी, काफ़ी हेल्प मिली। और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का मेरे को काफ़ी शौक रहा, तो वहाँ से भी हेल्प मिली। इवन आप इंस्टा कैप्शंस देखेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कितना-सा कैप्शंस लिखा होता है बड़ा-सा, मेरे अगर आप प्रोफ़ाइल पे जाएँगे। तो उसको काफ़ी डिटेल एनालाइज़ करके मीनिंगफुली प्रेज़ेंटेबल वे में मैं कोशिश करता हूँ कि लिखूँ और वहाँ से जो राइटिंग स्किल्स थी मेरी, वो अच्छी हो गई। और जितना जैसे मैंने 170 का अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरे को 98 मार्क्स मिले उसमें, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है इसके अकॉर्डिंग। ओके, देन अगले अगर हम उस पे चलें, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि पेपर 2 होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी या फिर इंटरव्यू टाइम की अगर मैं कहानी बताऊँ तो उस टाइम लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे और मेरी नाइट शिफ्ट में मैंने ड्यूटी लगवाई क्योंकि नाइट शिफ्ट में वर्कलोड कम रहता है। तो नाइट शिफ्ट में मैं अपना पढ़ता और शिफ्ट में हम लोग ड्यूटी करते, कभी थोड़ी देर मैं सोता, थोड़ी देर मेरा जो साथी था वो सो लेता और दिन भर मैं इंटरव्यू की अपनी प्रिपरेशन करता था। तो उस टाइम का यूटिलाइज़ बड़ा सही से किया मैंने। तो दूसरा इंटरव्यू में सबसे जो मेन रोल मेरे को लगा वो रहता है कॉन्फिडेंस का। आप में कॉन्फिडेंस कितना है? इवन आप लैग भी कर रहे हो किसी चीज़ में, तो भी आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे एकदम प्राइम होना चाहिए। तो उसमें अगर आप कॉन्फिडेंटली वहाँ जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन इसके अलावा मैंने जो स्कूल टाइम से थोड़ा वोकल होना, स्टेज पे जाना, कॉलेज टाइम पे भी थोड़ा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। देन मैंने सीडीएस के 10 इंटरव्यू दिए, 6 सीडीएस के और 4 एफकेट के। तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और जब मैं बोर्ड मेंबर्स के सामने गया तो आई वाज़ वेरी रिलैक्स्ड। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठा हूँ और बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड मुस्कुराते हुए। और मेरा इंटरव्यू पैनल था, अभी जो करंट में यूपीएससी की चेयरमैन हैं, मैडम प्रीति सुदान, उनके बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था और काफ़ी मैं रिलैक्स्ड था। बोर्ड भी काफ़ी
लाइक स्माइलिंग फेसेस थे उनके और बिल्कुल ऐसे उन्होंने फ़ील करवाया कि हाँ, जैसे घर में बैठ के हम बातें कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो बड़ा डर नहीं था, इवन मज़ा आया। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकला तो ऐसे एकदम खुश था कि आज तो मज़ा आ गया बातें करके। तो ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ लेके आनी चाहिए और ये आएगी कैसे जब आप रिलैक्स्ड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। बहुत से क्वेश्चन्स थे मेरे को नहीं आए थे इंटरव्यू, कोई 7-8 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जिनका जवाब मुझे नहीं आया था। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था मेंबर्स को कि सर, मैम, ये मेरे को नहीं आता है। और उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब आपने कहा कि ये मेरे को नहीं आता है, उसके बाद अगर आप यहाँ से यहाँ आ गए, देन यू आर गॉन। बट आपने ये बोला कि नहीं आता, उसके बाद भी आप यहीं स्टैंड कर रहे हैं, देन आप इजीली बहुत अच्छे से इंटरव्यू में सर्वाइव करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स पे लेके थोड़ा मेरा वो रहता है, अभी भी मेरे को फ़ील होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस पे वर्क किया जाना चाहिए। तो उस पे स्कूल टाइम से ही एक्चुअल में हमें वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो अभी, या फिर लाइफ़ के किसी भी फ़ेज़ में हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी तो लाज़मी है। तो इस पे थोड़ा-सा हम सभी को जस्ट अ सेकंड। तो उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जब कॉलेज में गया तो मेरे को खुद बड़ी दिक्कत आई कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग, और काफ़ी लेफ्ट आउट भी फ़ील करना पड़ा। जैसे एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ, कॉलेज के जो क्लास का फर्स्ट डे था, तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया जाके अपना, और कि माई सेल्फ सुनील एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो सब हँसने लग गए और बोले, भाई इंग्लिश बोल रहा है या हरियाणवी बोल रहा है? तो उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वर्क किया, रीडिंग हैबिट डेवलप की कॉलेज टाइम में। खूब सारी नॉवेल्स पढ़ी इंग्लिश में, हिंदी में, और धीरे-धीरे 3-4 साल लगे, और जो इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स थी, वो काफ़ी बेटर हो गई, और जो स्पीकिंग स्किल्स थी, वो उतनी अच्छी तो नहीं हो पाई, बट खुद को प्रेज़ेंट करने के लायक मैं हो गया। बट कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज सीखने में 3-4 साल लग जाते हैं, अच्छे से उसको ग्रूम करने के लिए। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है, स्पेशली जिस एरिया से मैं आता हूँ, फ़तेहाबाद, सिरसा, जो राजस्थान टच का या हरियाणा का उस तरफ वाला, पश्चिमी हरियाणा वाला एरिया है। इंग्लिश में बड़ा हाथ तंग रहता है हमारा। तो उसके लिए अभी से वो करना चाहिए, और दिक्कत एक ये भी है कि हम लोग 6 महीने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर लेना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए लंबे टाइम तक कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन की ज़रूरत है। देन मैंने एक अपने बारे में बताऊँ तो एक और चीज़ जो कि वो था सोशल सर्विस। इंटरव्यू में इसका मेरे को बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर चुका था, और जैसे मैं खान आईएएस और दृष्टि आईएएस में भी गया मॉक देने, तो वहाँ भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन्होंने सोशल सर्विस को रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे, एंड आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब आप ग्राउंड पे काम कर लेते हो ना, तो आपको चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो काफ़ी शानदार होती है। तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के जो जब जवाब दे रहा था, तब भी यही था कि जो काम सोसाइटी में एक्चुअल में किए थे, जब उनका एग्ज़ाम्पल वहाँ दे रहा था, उसके बाद जो पैनल के मेंबर थे, उनके चेहरे पे स्माइल आ रही थी कि कितने ग्राउंड से एक्चुअल आंसर ये उठा के ला रहा है, वो काफ़ी सैटिस्फाइंग थी। तो हमें ये है कि सोसाइटी के साथ एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है, बेशक आप किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो। सोसाइटी से कट आउट बिल्कुल भी नहीं होना है, ये मेरा व्यू है। हाँ, आप पढ़ाई के अपने व्यू हैं, वो रखिए कि लाइक मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, वो आप रखिए। बट उसके बाद भी सोसाइटी से आपको जुड़े रहना है, उससे कट आउट होना ही नहीं है। अगर आप उससे कट आउट हो गए, तो बाद में जब आप सर्विस में जाओगे, तब आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे चीज़ों से, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम अगर हम सोसाइटी से कनेक्ट करके, इम्प्लीमेंट करके नहीं पढ़ पा रहे, देन वो रट्टाफिकेशन है, उसका कोई यूज़फुलनेस नहीं होगी। तो गाँव में हमने दोस्तों ने मिलके एक सोसाइटी भी बनाई, जसरा स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ पे हमारी एक लाइब्रेरी चलती है, पंडित मोतीराम पुस्तकालय, जहाँ पे 100 की सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, और खूब
वहाँ से सिलेक्शंस रहते हैं हमारे गाँव की लाइब्रेरी से। हर एक भर्ती में लगभग 7-8 सिलेक्शंस, किसी में 5-6 हो गए, वो रहते हैं। तो ये चीज़ें हम युवा लोगों ने वहाँ की और उससे मैं जुड़ा रहा। तो वहाँ पे जब मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स रखे इंटरव्यू में बोर्ड के मेंबर्स के सामने, देन दे वर वेरी हैप्पी। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं है कि हम सोशल सर्विस में या लोगों के साथ जुड़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी है और ये हर किसी को करनी चाहिए, हर एस्पिरेंट को, या फिर हम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जॉब में हो, सोसाइटी से जुड़ना तो मस्ट है। वहाँ से हमें जुड़ा रहना चाहिए। तो सोसाइटी जैसे खूब हमने प्लांटेशन ड्राइव करनी हो, गाँव में सफाई करना हो, या 200th ईयर सेलिब्रेट किया हमने लास्ट ईयर ही, गौशाला के काम हो और तरह के ढेरों काम हम जो युवा लोग हैं करते हैं, और उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कॉन्फिडेंस और जो ग्राउंड पे आइडियाज़ आपको आते हैं, वो वाक़ई लाजवाब होते हैं। तो मैं ये सलाह तो सबको दूँगा कि आप अपनी जो सोसाइटी है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क ज़रूर कीजिए। जितना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना ज़्यादा कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा, बट ज़रूर कीजिए। देन एक क्वेश्चन रहता है प्लान बी को लेके। ओके, देन एक क्वेश्चन ये भी आया है कि बाहर घूमते थे क्या सर बीच में? तो सच में बाहर मैं बहुत घूमता था। ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत शौक था। सोलो ट्रैवल करना, जंगल में चले जाना, वहाँ पे पूरा-पूरा दिन बैठे रहना। अगर पढ़ने का मन भी है, सुबह जाओ अपना किताब लेके और मोरनी के जंगल में जाके वहाँ बैठ जाओ, दिन भर बैठे रहो, वहीं पे पढ़ाई करो और शाम को वापस आओ। तो खूब मैंने ट्रैवल किया। थोड़ा टाइम तो वेस्ट हुआ उसके कारण, बट अब मेरे को लगता है कि वर्थ इट था, फ्रस्ट्रेशन से बचा रहा। तो ये अगले पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। देन प्लान बी का रोल अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो प्लान बी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक ही प्लान पे, एक ही सपने पे, एक ही टारगेट पे सारा प्रेशर डाल देते हैं, तो उसमें मज़ा खत्म हो जाता है। उसमें जो आनंद हमें आना चाहिए, वो आना बंद हो जाता है। तो इसलिए कुछ एक ऐसा रखिए कि पर्दे के पीछे वो हो जहाँ पे आपको लगे कि ये नहीं तो ये तो पक्का है ही है मेरे पास। तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर हमेशा रहेगा, एक एश्योरिटी रहेगी, एक रे ऑफ होप रहेगी कि कोई ना, नहीं हुआ तो क्या है, वो तो है ही है। तो इसलिए एक प्लान बी हमेशा रखिए। तो मेरा जो प्लान बी था वो ये था, जैसे मैंने लाइफ को डिवाइड किया सबसे पहले तो। प्लान बी, पहली बात तो ये कि यूपीएससी ही प्लान बी था मेरा। फर्स्ट प्लान तो था, मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, उस तरफ जाना चाहता था, जहाँ पे मैं अनसक्सेसफुल रहा। मेरा वर्स्ट एंड फेवरेट डिसीजन था है वो आज भी, कि उस फील्ड में जाना। तो सेकंड प्लान जब मैंने इस पे स्विच किया, फिर मैंने तीसरा क्या किया कि जब ये मेरा चीफ प्लान बन गया कि मेरे को यूपीएससी के थ्रू इसमें जाना है, एसी में, देन उसके बाद 25 साल की हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ होती है 25 ईयर्स तक। तो मैंने डिवाइड किया कि 25 हो गए, 25 के बाद अब मैं नेक्स्ट फेज में मूव करूंगा। तो जब मैंने एग्जाम दिया, आई वाज 24। देन 25 का होने के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, गांव में ही राज गोदारा है, तो हमने डिस्कस किया कि यार अब कुछ और करते हैं। और फिर हमने एक अपना अगला टारगेट सेट किया कि 25 एजुकेशन के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और फिर हमने प्लान किया कि एक स्कूल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम एजुकेशन को, जैसी एजुकेशन हम चाहते हैं, जैसी दी जानी चाहिए, वैसी नहीं मिल पाती है, तो ऐसा एक स्कूल स्टार्ट करें। और रिसेंटली हम इस पे वर्क कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन से हम, हमारा स्कूल है संस्कार विद्यापीठ, उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो यू ऑल आर वेलकम टू आवर इनॉग्रेशन सेरेमनी। थैंक यू। एंड तो ये प्लान भी था। इससे भी काफी स्ट्रेस वो हुआ कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि यार अब तो क्या करना है, लास्ट अटेम्प्ट था सीएपीएफ का। बट मुझे यूं था कि मेरे को अपना बी मिल गया है, अभी इस पे काम स्टार्ट करना है, तो मेरे पास अगला काम था करने के लिए। तो इसके लिए, इससे क्या हुआ कि जो उस टाइम स्ट्रेस फील होना था, उस टाइम फ्रस्ट्रेशन फील होना था, मैं उससे बच गया। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद मैं पूरा रिलैक्स था कि अपना काम हो गया है, अब अपने पास अगला टारगेट भी है।
जो अपने को अपना स्कूल स्टार्ट करना है, वहाँ पे एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए या फिर एक सर्वांगीण विकास वाली, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट वाली, ठीक है, संपूर्ण विकास वाली एजुकेशन वहाँ पे देनी है। उस पे हमें काम करना है। उस पे अगले प्रोजेक्ट पे मैं लग गया, तो उससे क्या ना स्ट्रेस आया, ना फ्रस्ट्रेशन आया, ना डीमोटिवेशन आया, तो बड़ा ईज़ी रहा मेरे लिए। हाँ, स्ट्रेस और मोटिवेशन का अगर कहूँ कि मोटिवेशन, अब अभी कमेंट में भी लिखा, एफएक्यूज़ में भी आप लोगों ने पूछा है कि मोटिवेटेड कैसे रहें? तो दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, किसी भी हालत में, किसी भी केस में। दिस इज़ कंप्लीटली इम्पॉसिबल। अप्स एंड डाउन आने ही आने हैं। जो मेन बात है वो ये है कि आप जो डाउन आपके आए, वहां से ऊपर उठ के कैसे आते हैं। ऊपर उठ के आने की जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट है। आप डाउनफॉल होगा, होना जरूरी है। अगर नहीं होगा, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है और जो आपकी पर्सनैलिटी में एक कंप्लीटनेस है वो आ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए डिमोटिवेट होना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है उस डिमोटिवेशन से बाहर निकल के आना। तो मैं खुद काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। पिछले 2 3 4 साल में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता था। बट अगर आप कभी मेरे से मिलते उस टाइम या अब भी मिलो, तो आपको लगेगा कि भाई जीवन जी रहा है, खूब मजे ले रहा है। आप मेरे को सबसे ज्यादा घूमते हुए पाओगे, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में एंगेजिंग पाओगे, सबसे ज़्यादा सोशल वर्क में एंगेजिंग पाओगे, सबसे ज़्यादा रीडिंग करने वाला पाओगे, राइटिंग करने वाला पाओगे। आपको लगेगा कि हर चीज़ कर रहा है। बट उसके पीछे मुझे पता है कि कितना फ्रस्ट्रेशन था, जिससे डील करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, और ये काफ़ी ऐड ऑन कर रही थी मेरी लाइफ में, और मैं जो डाउनफॉल था उससे ऊपर आ रहा था। अभी जैसे जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन की बात थी। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ था, हम लोग वॉक कर रहे थे। मुझे नहीं पता था रिजल्ट आने वाला है। हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से, और हम किरोड़ीमल कॉलेज की साइड आ रहे थे। तो मैं उसको बता रहा था कि देख, मेरे पास इतने सारे कारण थे डिप्रेशन में जाने के लिए। डेली के ताने, घर वालों के ताने, दोस्तों के ताने, ठीक है, अलग अलग हो कि क्या था, क्या क्या कर क्या लिया। पहले स्कूल में अच्छा था, नवोदय में गया, डीयू में गया, ये किया वो किया, क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं किया। इवन कुछ लोग मेरा एग्जाम्पल देके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहे थे कि क्या फायदा है अच्छे स्कूल में जाने का, कुछ भी तो हासिल नहीं हो रहा। और ये बातें मुझे पता थी। तो कितनी ज्यादा ऐसे अंदर से वो गिल्ट फील होती थी कि भाई कुछ भी तो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो उस सब चीजों को डील करना, इसके अलावा बहुत सारे कारण थे। खुद से भी हो जाता है कि एकेडमिकली इतना साउंड रहने के बाद, एक्सीलेंट रहने के बाद, हर चीज में, स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली एंटर करने की उस स्टेज से जाने, बिल्कुल जहां पे एंटर कर ही लिया, पहला कदम रख लिया, वहां से वापिस आ जाना, और कुछ भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ऐसा काम जो सोसाइटी को प्राउड के साथ एक्सेप्ट हो, वो नहीं कर पाना, फ्रस्ट्रेटिंग रहता था। बट उन सब चीजों से डील करना बड़ा जरूरी था। तो वो चीजें की। मैं 2 साल पंचकुला रहा, तो हफ्ते में एक आधा चक्कर नाडा साहिब गुरुद्वारा वहां लग जाता था। बहुत परेशान होता था। 1 1.5 घंटे बैठ के सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेट करना, दैट एवरीथिंग विल बी गुड, ये सारी चीजें की। मॉर्निंग का बड़ा वो था। आज सुबह की, जैसे अभी मैं करंटली पंचकुला में ही हूँ, तो आज सुबह ही मैं मोरनी जाके आया। और ये था कि वहां मैं अक्सर जाया करता था जब मैं डाउन फील करता था। तो आज फिर गया, और मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने 15 मिनट वहां के पेड़ पौधों को स्पीच दी है, ग्रेटिट्यूड स्पीच, कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, कि आप लोग, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था या डाउन फील करता था, तो आप लोग मेरा साथ देते थे। तो ये स्ट्रेस बूस्ट करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, आप डेवलप करो। रनिंग जैसे मेरा था, जब भी डिप्रेसिव थोड़ा फील होता, डिमोटिवेटेड फील करता, तो मैं रनिंग करने निकल जाता था, लॉन्ग रनिंग। उससे क्या होता था कि एक तो हॉर्मोन्स वो हो जाते हैं कि मोटिवेशन वाले, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग जाते हैं। दूसरा, लंबी रनिंग आप करते हो तो एक जिद है ना, वो डेवलप हो जाती है कि करना है, करना है। तो वो बड़ा बेनिफिशियल रहता था। अब भी मैं करता हूँ। तो इससे क्या होता है
कि ये अलग-अलग तरीके हैं, स्पोर्ट्स है, फुटबॉल एक तरीका था, रीडिंग एक तरीका था, जो डिमोटिवेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे डील करने के लिए। तो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग ऐसे तरीके उठाइए कि आप कैसे-कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, ठीक है? स्ट्रेस का ये है। हाँ, 1 मिनट। जो स्ट्रेस को लेके काफ़ी आज के टाइम में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिछले एक तो मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का रहा है और पिछले 2-3 महीनों में मैं दसियों लोगों से मिला हूँ जो स्ट्रेस में हैं और वो इसको डील कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि हम सेल्फ टॉक नहीं करते हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुद के सामने ही, दूसरों के सामने नहीं, खुद के सामने ही। तो जो हमारा आइडियल सेल्फ है, मीन्स हम ऐसा होना चाहते हैं, और जो हमारा रियल सेल्फ है, जो कि हम ऐसे हैं, इनके बीच जब गैप आ जाता है, तो क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हम होना चाहते हैं और ऐसे जैसा हम होना चाहते हैं और जैसे हम हैं, उसके बीच बहुत ज़्यादा गैप ना आए। तो इसके लिए टाइम टू टाइम हमें सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ अगर हम काबू में रखेंगे, तो ऑटोमैटिकली स्ट्रेस नहीं आएगा, हम डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, ठीक है। देन सोशल मीडिया को लेके काफ़ी वो रहता है कि सोशल मीडिया यूज़ करें, ना करें। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की, कोई ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है। बट अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या कुछ और है जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना होता है, देन आप ये कर सकते हैं। और उसमें भी थोड़ा करंट अफेयर्स के वो पेजेस लाइक कर लिए, थोड़ा बहुत अवेयर रह गए, तो वो उस चीज़ के लिए है। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, फुल फ्लेज्ड, देन इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, उनको और मैं थोड़ा देख लेता हूँ। कोचिंग के रिगार्डिंग एक कमेंट आया है, कोचिंग लगाना ज़रूरी नहीं है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, देन आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, देन आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी लोग भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, इसको वो लेते हैं। शिबू का क्वेश्चन आया, एसी का लास्ट प्रमोशन कहाँ तक होता है? तो एसी के जो प्रमोशंस होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, देन डिप्टी कमांडेंट, देन 2IC, देन कमांडेंट, देन आईजी एंड देन एडीजी। तो करंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एसी, कुछ एक एसी गिना चुना 1-2 एडीजी तक पहुँचते हैं और बहुत सारे आईजी तक पहुँचते हैं। डीजी की जो पोस्ट है वो आईपीएस कैडर के जो लोग होते हैं उनके लिए फिलहाल रिजर्व्ड रहती है, बट एडीजी तक एक ऐसी मैक्सिमम पहुंच सकता है। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? मॉक इंटरव्यू में वो आपको ज़्यादा ग्रिंड करते हैं, ज़्यादा रगड़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछते हैं, ज़्यादा उलझाते हैं, और जो यूपीएससी का एक्चुअल इंटरव्यू होता है उसमें तो यूँ लगता है कि जैसे हलवा हो, आराम से बैठे हैं, स्मूथली बैठे हैं, आराम से बातें चल रही है, सब स्माइल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। जॉब के साथ मैनेज करने का एक वो आया है, तो जॉब के साथ यूँ था कि मेरी 9 टू 5 जॉब रहती थी, तो उसके साथ यूँ था कि मेरा फिक्स था कि रोज़ को कि 2-3 घंटे तो मिनिमम निकालने ही निकालने हैं। 4 का टारगेट लेके चलता था और 2 घंटे तो मिनिमम थे। हाँ, ये ज़रूर मैंने मिस्टेक्स की कि कई बार मैं मिस कर देता था। 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं हो पाई, कहीं घूमने चला गया, दोस्त आ गए, तो वो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी अवॉइड करें। अपना जो रूल्स है, टाइम आप सेट करते हैं, उसपे थोड़े से अडिग रहिए, तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो जॉब के साथ पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 4 घंटे रोज़ाना निकाल रहे हैं, अगर 1 साल तक, देन नो डाउट आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। देन सैटरडे, संडे भी होते हैं, जिसमें आप 4 की बजाय 8 घंटे निकाल सकते हैं आराम से। तो वो इनफ रहता है।
अगर आप लंबे टाइम तक करते हैं, अगर आपको करना ही 6 महीने में है, देन थोड़ी दिक्कत है। जनरली हमारा माइंडसेट ये होता है कि जल्दी से कर दें, जल्दी से नहीं होता है। हमें टाइम लगता है 1 साल, 2 साल तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो 2 साल में आप 4-4 घंटे रोज़ निकालेंगे तो भी बहुत ईज़िली पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है, रिवाइज़ किया जा सकता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए तो आपको अपना अलग-अलग वो है, अलग-अलग क्वेश्चन्स के लिए अलग-अलग टाइम अलॉट करना चाहिए। हाँ, देन सागर का क्वेश्चन आया है कि रिग्रेट्स को कैसे डील करें? रिग्रेट्स को डील करने का सिंपल सा तरीका है उनको एक्सेप्ट कर लेना। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये डिसीज़न गलत था। जैसे उम, मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा फुटबॉलर बनने के लिए इतनी मेहनत करना वो डिसीज़न गलत था। बट उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, गलत था। बट वो अब भी मेरे फेवरेट डिसीजंस में से है क्योंकि वो मेरा पहला स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट डिसीजन था और उसके लिए मैंने मेहनत की, अपने को पूरा मैंने झोंक दिया। तो रिग्रेट्स को डील करने का सिंपल सा तरीका है, उनको हम लोग एक्सेप्ट कर लें। पीवाईक्यू से डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, थीम रिपीट होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएँगे। जो अंडरस्टैंडिंग बनती है पीवाईक्यू से वो इम्पोर्टेंट है। हमें ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन आ गया तो क्या इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा? नहीं। जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप करनी है हमें। हमें सोचने का तरीका, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका वो डेवलप करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन शादी के बाद यूपीएससी कैसे करें? ये तो अभी मेरी हुई नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है। पढ़ते-पढ़ते फ़ोकस नहीं हो पाता, तो इसका ये थोड़ी दिक्कत रहती है। एक्चुअली जो कंसंट्रेशन का वो है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको डेवलप होने में। एक तो जैसे वो बोलते हैं कि किस दिन तक आप बैठे रहो, वो स्ट्रैटेजी भी है। कंसंट्रेशन का सिंपल सा है, जब तक हमें पढ़ाई में या जो काम कर रहे हैं उसमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तब तक कंसंट्रेशन नहीं आएगा, फ़ोकस हम नहीं लेके आ सकते। ज़बरदस्ती फ़ोकस नहीं लाया जा सकता। वो तभी आएगा जब हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पढ़ने में मज़ा कैसे आएगा? जब हम सवाल पूछेंगे। दिक्कत यही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगा लो, स्कूलिंग सिस्टम में लगा लो या किसी भी चीज़ में हम सवाल नहीं पूछते हैं, ना खुद से पूछते हैं, ना टीचर्स से पूछते हैं और फिर ऑटोमैटिकली उसमें मज़ा आता नहीं, फिर हम कहते हैं कि हमारा फ़ोकस नहीं बन रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। तो उस चीज़ को तो इस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन आया है कि आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट 40% कैन आई क्लियर यूपीएससी सीएपीएफ? सच बोलना। तो अगर सच बताऊँ तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ही कम चांसेज़ है, बट चांसेज़ ये है कि आपको टाइम लगेगा। जहाँ लोग 1 साल में कर रहे हैं, आपको 2 साल लगेंगे, 2 की क्या पता 3 लग जाएँ, बट आपको बहुत ज़्यादा आपने जो 6th से 12th तक का टाइम पीरियड था, जो 7 साल वो थे, उसका टाइम आपने वेस्ट किया है, उसको रिकवर करने में उतना या उससे उसका 70-80% टाइम तो हमें देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाके हम उस लेवल पर पहुँच पाएँगे। बट पॉसिबल है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी उसमें, जहाँ पे लोग 4 घंटे दे रहे हैं, वहाँ आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं और संभावनाएँ काफ़ी रेयर हैं इस चीज़ की, ये तो आपको मान के चलना ही चाहिए। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। एक आया है कि सर आप विदेश घूमने गए थे तब आपको किसी इंडियन बॉय ने छाता गिफ्ट किया था ना? विदेश नहीं एक्चुअली मैं बैंगलोर गया हुआ था और वहाँ बारिश में किसी नॉर्थ इंडियन ने मेरे को तो रास्ते में चलते-चलते छाता गिफ्ट किया था, कि आप भीग जाओगे, ये लेके जाइए। तो काफ़ी मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उस उनके लिए कि उन्होंने वो किया। तो लोग अच्छे हैं। जनरली ये भी है कि मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ़ में हर तरफ।
मैं स्कूल में गया, वहाँ पे बेस्ट टीचर्स मिले, बेस्ट फ्रेंड सर्कल मिला। कॉलेज में गया, वहाँ पे भी इतने शानदार लोग मिले। ऑफ़िस में गया, यहाँ पे इतने अभी करंटली गन्नौर में मैं सर्व कर रहा हूँ, इतने शानदार लोग हैं। मेरे को इतना डर रहता था कि सोनीपत में नौकरी करना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक हवा है कि सोनीपत के लोग या जो हरियाणवी बेल्ट है, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इतने प्यारे लोग हैं। अगर मेरी पोस्टिंग गन्नौर नहीं आई होती तो क्या पता मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। मेरे से ज़्यादा मेरी पढ़ाई को लेके वो लोग परेशान रहते थे। मेरे वहाँ के फुटबॉल के दोस्त, स्कूल का स्टाफ, जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, शहर के लोग, सब बहुत ही शानदार। तो अच्छे लोग मिले मेरे को बहुत ज़्यादा, आई वुड से जो बेस्ट लोग थे वो मुझे मिले और उसी के कारण काफ़ी हैप्पी लाइफ़, काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल तो नहीं बट ठीक है, एक अच्छी सक्सेस जिसको सोसाइटी मानती है, वो लाइफ़ मैं जी पा रहा हूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन है प्रियांशी का, सर एग्ज़ाम पास आता है तो एंग्ज़ायटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हाउ टू ओवरकम दिस? एंग्ज़ायटी का होने का भी सेम वही है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में जब भी डिफरेंस आएगा, एंग्ज़ायटी क्रिएट होगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं लेके आऊँगा 100, देन हमारी जो अ, अभी की रियल सिचुएशन होती है, वो होती है 60 वाली। तो एंग्जायटी क्रिएट होगी। तो हमें एक्चुअल सिचुएशन से अवेयर रहना वो बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम वैसे रहेंगे तो ऑटोमैटिकली एंग्जायटी है वो क्रिएट नहीं होगी। मेरे खुद के साथ हुआ ये, 12th में था मैं एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दैट आई विल स्कोर 97, 98 और जब मैं अपने सैंपल पेपर या मॉक सोल्व कर रहा था तो मेरे बन रहे थे 88, 87, 90 तो काफ़ी एंग्जायटी थी। देन मैंने एनालिसिस किया खुद का तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 97, 98 में स्कोर नहीं कर सकता और अगर इसी के पीछे मैं पड़ा रहा, तो मेरे ये 90 भी चले जाएँगे। और लास्ट के 10 दिन फिर मैंने खुद को उस स्ट्रेस से, उस फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए पढ़ना थोड़ा कम कर दिया। करना नहीं चाहिए बट मुझे पता था कि यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा कम करके मैंने थोड़ा एन्जॉयमेंट की ओर ध्यान दिया, जहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट पढ़े जहाँ पे मेरे को मज़ा आ रहा है और जहाँ मैं 80 से 87, 88 पे अटक रहा था, वहाँ से मैं बूस्ट होके 91.2 तक चला गया। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का एनालिसिस करके उनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब वो एडजस्ट होंगे ऑटोमेटिकली एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस दोनों चीज़ खत्म हो जाएगी। अभी एक और वो आया है ममता का कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इट ए मस्ट? न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब ऐसे एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो जो सोसाइटी करंट में जो चल रहा है, उससे कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये गलती की कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करता था, जिसका मुझे लॉस हुआ। इंटरव्यू में मेरे 98 मार्क्स हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था, आई वुड हैव क्रॉस्ड 100 वेरी ईज़िली बट वहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन्स थे, मैं उनको डील नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न था कि मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से नहीं की थी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो एक फिक्स आवर, थोड़ा टाइम देके कि मेरे को 30 मिनट या 35 मिनट करनी है, वो लंबे टाइम तक करते रहनी चाहिए हमें। तो उससे चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाती है, समझ में अच्छे से आती है और जब आप इंटरव्यू जैसे राउंड में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे वो बड़ा हेल्पफुल होता है। तो पढ़ना चाहिए, डेफ़िनेटली पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तब भी पढ़ना चाहिए। हुँ। देन देयर इज़ कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, मैं जब कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो बड़ी बुरी हालत थी। मैं क्लास में खड़े होके बोल नहीं सकता था, अपने क्लासमेट से बात नहीं कर पाता था क्योंकि दिल्ली का उस मेरी क्लास का क्राउड ऐसा था कि सब इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं हॉस्टल से चलता था, पीजी से चलता था, स्कूल तक आते-आते सेल्फ टॉक करता था कि अगर ये पूछा जाए तो ये बोलूँगा और रीडिंग करता था, लाउड रीडिंग करता था और किताबें बहुत सारी पढ़ी। 3 साल की कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी। तो इंग्लिश का सिंपल तरीका है, आप खूब सारा पढ़ो उसको और खूब सारा बोलो, गलत बोलो, जितना हो सके गलत बोलो। ऑटोमैटिकली सही आता जाएगा, बस बोलो और खूब लिखो। हाँ, ये भी ज़रूरी है। लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आप कीजिए, गलत हो रहा है, जैसा हो रहा है बट
करते रहिए आप 1 साल तक कंटिन्यूअसली और आपकी इंग्लिश बिल्कुल आसानी से इम्प्रूव हो जाएगी। हुँ। हाँ, एक आया कि शुड वी रिज़ाइन फ्रॉम करंट गवर्नमेंट जॉब? करंट गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1 साल या इससे अधिक का समय है तब तो ज़रूरत नहीं है। अगर 5-6 महीने का ही टाइम है देन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो रेजिग्नेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे खुद के दिमाग में आता था कि मैं आज रिज़ाइन करूँ, कल रिज़ाइन करूँ और खूब इस बात को लेके घरवालों से बहसबाजी भी रहती थी। कितनी ही बार मैंने खुद अपना रेजिग्नेशन लिखा है कि आज तो मैं दे ही दूँगा, बट मैंने नहीं दिया और उससे थोड़ा-सा ये हुआ कि थोड़ा टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया बट चीज़ें हो जाती है, तो रेजिग्नेशन देना कोई मस्ट नहीं है। जॉब के साथ बड़े ईज़िली प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप डिसिप्लिन रहें। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा थोड़ा एंगेज हो जाता था, तो वो लास्ट में आके वो भांडा जॉब के ऊपर फूट जाता था कि जॉब कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रही। एक्चुअल में दिक्कत ये होती है कि हम बाकी जगह टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो वो अगर हम कम करें तो बिना रेजिग्नेशन दिए जॉब के साथ-साथ ईज़िली हम सीएपीएफ की, यूपीएससी की, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। खूब जो बात कही कि डर नहीं लगता था, लोग क्या कहेंगे? देखो, हल्का-सा डर लगता है, जैसे बट उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। मेरे को डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे? क्या मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? मेरी छोटी बहन है जो मेरे को एज़ ए रोल मॉडल मानती है कि भाई बढ़िया कर रहा है। उसके लिए मैं क्या एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा या और मेरे जूनियर्स हैं उसके लिए क्या एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा? बहुत सारा एक प्रेशर आता है। उसका सिंपल सा है कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आप सोचिए, डिसीज़न लीजिए और एक्ट कीजिए। मैंने अपना अगला जो टारगेट था वो सोच लिया था कि अगर नहीं होता है, देन मैं अपना जो स्कूल है वो बिल्ड कर रहा हूँ संस्कार विद्यापीठ, उस पे पूरा ध्यान लगाऊँगा, उसको बिल्ड करूँगा, उसको ग्रो करूँगा। अगला काम था और इस पे एक बड़ी अच्छी पोएम भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो रिसेंटली किसी ने मेरे को भेजी, लेटर एक्सचेंज होते रहते हैं मेरे। एक सिस्टर है मेरी लद्दाख में, उसके साथ, तो उन्होंने भेजी मुझे व्हाट इफ, तो उसमें था एक लाइन कि आप ज़ीरो से शुरू करने की कैपेबिलिटी रखिए कि सब कुछ खत्म फिर भी आप ज़ीरो से शुरू करने के में अगर कंफर्टेबल हैं तो कोई डर नहीं लगेगा, ऑटोमैटिकली आप कंफर्टेबल फील करोगे। किसी भी तरह की कोई वो नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, तो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप में से किसी और को कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो वो आप जल्दी से पूछ दीजिए। 1-2 क्वेश्चन हैं जो थोड़े पर्सनल हैं कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई वांट टू डू दिस। ठीक है, मैं जो करना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं अभी तैयारी शुरू करके कर सकती हूँ? आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। ये क्वेश्चन है उर्मिल, हाँ, क्लासमेट, मेरी क्लासमेट थी पीछे से। तो आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी शानदार था, कांसेप्ट क्लैरिटी अच्छी थी, तो आराम से आप कर सकते हो, अगर अभी शुरू करते हो तो भी। थोड़ा गैप आ गया उसके कारण हो सकता है 1-2 साल लग जाएँ, बट डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और ऐसी घटना बहुत सुननी पड़ी हो, ये तो फिर कभी सेशन काफ़ी लंबा हो गया। अगर किसी को एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं, देन आप अ, डेफ़िनेटली पूछिए और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, देन आप मेरे को इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर का जो मेरा लिंक है वो इसमें नीचे दिया हुआ भी मिलेगा और अगर आप सुन पा रहे हैं तो एरेडोगनुलिस ARADOGNULIS इस नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं। तो वहाँ आप किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको है, तो आप बेफ़िक्र पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है उस डाउट को सोल्व करूँ और भी किसी तरह की कोई भी हेल्प अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे डेफ़िनेटली बताइए। इट वुड बी माय प्लेज़र टू हेल्प यू इन एनी वे। एंड मैं सच में बहुत-बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी देर तक इत्मीनान से मेरे को सुना और मेरे को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। स्पेशल थैंक्स टू यूपीएससी टाइम कि उन्होंने
ये चांस मुझे दिया और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा धन्यवाद। आप सबका प्यार, स्नेह, आशीष, साथ जो मुझे मिलता रहा, वो सच में उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एंड आई फील वेरी इमोशनल और सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू।